This is an ABP Life podcast. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप लीडर्स लोकसभा चुनाव 2024 के बीच अपने चुनावी भाषणों में कई जगह ये बात कह चुके हैं, ऐसे बयान दे चुके हैं, इन्हें दोहरा चुके हैं कि पीओके हमारा है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर पीओके को हम वापस लेकर रहेंगे। पाक के कब्जे में जाने की ये कहानी क्या है और क्या अब ये भारत को वापस मिल सकता है? आइए जाने एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज के एफआईआई में इसकी सच्चाई। मैं मानसी हूँ आपके साथ, हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी है। मैं एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हूँ। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी, ये पाक के कब्जे में जाने की कहानी क्या है? पीओके क्या है? क्या ये भारत का हिस्सा है? कई बार ऐसे हमें भाषण सुनने को मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि पीओके भारत का है। आखिर क्या है सच्चाई, क्या है ये कहानी? सबसे पहले तो ये बताएं। मानसी जी, जब ब्रिटेन जो हम पे राज कर रहा था 1947 से पहले, जब उसने फैसला किया कि वो भारत को आजादी देगा, तब साथ में ही मांग उठी कि पाकिस्तान भी एक राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी लोग होंगे। पहले तो ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए तैयार नहीं था और जब लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन को भेजा गया भारत और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई क्लेमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तब, कि भारत विभाजित नहीं होगा और भारत को जाके आजादी की सारी प्रक्रिया को पूरा करिए। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेपरेट नेशन के लिए, तो उन्होंने वापस ब्रिटेन को लिखा कि भारत का विभाजन तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे काफी खून खराबा चल रहा है। उसके बाद ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि भारत का विभाजन होगा और एक नया देश बनेगा पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन होगी। उस वक्त 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने फैसला किया कि वो ना भारत और ना पाकिस्तान में मिलेंगे, वो आजाद रहेंगे। अब भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 565 में से 562 ये प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया और ये 562 प्रिंसली स्टेट्स भारत में मिलने को तैयार हो गए। लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने कहा कि हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। एक था मैसूर, एक था हैदराबाद और तीसरा था जम्मू कश्मीर। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए देश पे उभरा 1947 और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस वक्त जैसे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर एक आजाद देश था जिनके महाराजा होते थे महाराजा हरी सिंह जी। अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नया देश बना और 6 दिन के बाद 20 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में प्लानिंग शुरू हो गई एक ऑपरेशन के लिए और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। और इस ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत ये पाकिस्तानी सेना ने डिसाइड किया कि वो 20 लश्कर यानी कि 20 टीम भेजेंगे मिलिशिया की और हर लश्कर में 1000 पश्तून ट्राइब्समैन होंगे। तो ये जो 20 लश्कर होंगे 10 श्रीनगर की तरफ अग्रसर होंगे और 10 जम्मू की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि पहले भी और अभी भी जो विंटर कैपिटल जम्मू कश्मीर का है वो श्रीनगर है और समर कैपिटल जम्मू है जी। और इस ऑपरेशन गुलमर्ग को अंजाम दिया गया 22 अक्टूबर 1947 को। 22 अक्टूबर 1947 को ये 20 लश्कर 10 श्रीनगर की तरफ और 10 जम्मू की तरफ रवाना हो गए पाकिस्तान से। अब जो ये श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, ये जब बारामूला पहुंचे, जो कि एक छोटा सा शहर है 26 किलोमीटर श्रीनगर से दूर, जब ये 10 लश्कर बारामूला पहुंचे, बारामूला तक पहुंचे में उन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो जब स्टेट फोर्सेस थी वो वैसी बहुत छोटी थी साइज में, तो जो भी थोड़ा बहुत उन्हें रेजिस्टेंस मिला उन्होंने आराम से उसको साइड में कर दिया और वो बारामूला पहुंच गए। जब वो बारामूला पहुंचे तो वहां पे उनको लगा कि अभी श्रीनगर तो सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे उन्होंने इन चीजों को आराम से लेना शुरू किया कि अभी तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे, हमारे पास वक्त है। और उन्होंने वहां पे लूटपाट शुरू की और औरतों का बलात्कार करना शुरू किया।
और जैसे उनका ये टाइम इन दोनों खूंखार गतिविधियों में लगने लगा तो इनका जो मूव था श्रीनगर की तरफ वो डिले हो गया। ये जब सारी खबर महाराजा हरि सिंह को मिली, उन्होंने फौरन भारत को बोला कि मेरी मदद करो। भारत ने कहा कि हम मदद करेंगे अगर आप हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन साइन करोगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला लिया, और ये कानूनी कागज है ये जिसपे पूरा जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर में लैंड की और वहां पे उन्होंने इन मिलिशिया के साथ लड़ाई शुरू की बारामूला पहुंच के। अब भारतीय सेना को काफी सक्सेस मिली थी और ये मिलिशिया को आस्ता आस्ता पीछे धकेलते रहे, और जब ये उरी पहुंचे ये मिलिशिया, उनके पीछे भारतीय सेना थी, तब भारत ने एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अप्रोच किया। जैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अप्रोच किया तो संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध के बीच में आ गया और संयुक्त राष्ट्र ने कार्रवाई शुरू कर दी युद्ध विराम की। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अब तक पाकिस्तानी सेना के रेगुलर जवान इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो पश्तून ट्राइब्समैन थे। लेकिन जून 1948 को पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी इस युद्ध में आ गए और वो पश्तून ट्राइब्समैन की मदद के लिए आ गए, और फिर ये जो युद्ध था ये बहुत बड़ा युद्ध हो गया भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा की, और जब संयुक्त राष्ट्र ने ये की और दोनों पक्षों ने इसको माना, उस वक्त जो जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा था वो भारत के पक्ष के पास था और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास था। अगर मैं आपको आंकड़े बताना चाहूं तो भारत के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो 1,06,566 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पाकिस्तान के पास है वो है 67,755 स्क्वायर किलोमीटर, और चीन के पास 42,735 स्क्वायर किलोमीटर है। अब जब ये हुआ तो 1/3 हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास, 2/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का बच गया भारत के पास, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। वो 1/3 हिस्सा है जो भारत का है, क्योंकि लीगली ये कागज पे महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने का फैसला किया था, लेकिन ये अवैध तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब 1962 की जब लड़ाई हुई तब चीन ने अक्साई चिन का जो इलाका है जो जम्मू कश्मीर का पूरे हिस्से में आता था, वो उसने अक्साई चिन पे अपना कब्जा कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया कि चीन के पास जो ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर का वो 42,735 स्क्वायर किलोमीटर है। अब 1963 में पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी, जिसका एरिया 5,180 स्क्वायर किलोमीटर है, वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। यानी कि जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें, आज उसके 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा भारत के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक हिस्सा चीन के पास है। अब मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि इससे क्लियर होगा आपके श्रोताओं को, सबको समझ आएगा इजीली। हाँ, कि इजी आएगा कि जम्मू कश्मीर को जो हम बात करते हैं POJK, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है और किसके पास कितना एरिया है। अब इसके बाद 1965 में 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने फिर एक मुहिम किया जिसमें उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया जम्मू कश्मीर लेने के लिए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो पूरा जम्मू कश्मीर लेने के हैं, और जो ये बार बार बातें की जाती हैं कि भारत POJK को वापस ले लेगा, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि हम जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये लिया जा भी सकता है या नहीं लिया जा सकता है, क्या है इसमें सच्चाई। जी देखिए, हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान पे जम्मू कश्मीर पे ही। 1947, 1965, 1971 में भी वहां अटैक्स हुए थे, और फिर 1999 कारगिल वॉर। लेकिन इन चारों युद्ध में हम पाकिस्तान को पूरी तरह जम्मू कश्मीर से निकाल नहीं पाए, जो कि हकीकत है। कारगिल में जहां उन्होंने कुछ एरिया लिया था वहां पे हमने पूरा उन्हें निकाल दिया, लेकिन जो 1/3 जम्मू कश्मीर उनके पास है 1947 से, वो अभी तक उनके पास ही है। अब जो पहले जो ये 4 युद्ध हुई हैं जिसका मैंने वर्णन किया है, उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ 1-to-1 लड़े हैं।
और एक बार हम चीन के साथ 1962 में लड़े हैं, लेकिन दोनों देशों के साथ हम 1-to-1 लड़े हैं। लेकिन अब जो युद्ध होंगे आगे, वो युद्ध पाकिस्तान और चीन के साथ कंबाइंड होंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे अगर हम हमला करेंगे और चीन उसके बीच में नहीं आएगा, तो वो सही नहीं है। अगर हम पीओजेके के लिए हमला करेंगे, चीन इस युद्ध में जरूर आएगा, क्योंकि चीन के अब बहुत इंटरेस्ट है पीओजेके में, क्योंकि चीन का जो 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पीओजेके में से गुजर रहा है। तो चीन अपने इस इंटरेस्ट के लिए इस युद्ध में जरूर आएगा। दूसरी चीज, कितना आसान है, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध को 27 महीने हो चुके हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है। इजराइल हमास युद्ध को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी कहीं युद्ध खत्म होने के कई कागार पे नहीं है। पाकिस्तानी सेना भी एक व्यावसायिक सेना, एक प्रोफेशनल सेना है। चीनी सेना तो हम सारे जानते हैं, वो तो प्रोफेशनल सेना वो भी है। और जब हम मैदानी इलाके में लड़ाई करते हैं, तो सैनिक पढ़ाई में सिखाया जाता है कि जो अटैकर टू डिफेंडर रेशियो होता है, वो 3:1 होता है। यानी कि अगर पाकिस्तान का एक सैनिक है मैदान में, मैदानी इलाके में, तो हमारे 3 सैनिक लगेंगे उसे खदेड़ने में। और यही रेशो जब पहाड़ियों में होता है तो 9:1 का हो जाता है। यानी कि अगर 100 पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ पे बैठे हैं जमीन के टुकड़े पे, हमें 900 सैनिक लगाने पड़ेंगे उनको निकालने के लिए। हम सारे जानते हैं कि कारगिल युद्ध में जो 99 में हुआ था, पाकिस्तान की 5 बटालियन थी और हमें 5 डिविजन लगानी पड़ी थी उनको निकालने के लिए। तो सैनिक पढ़ाई में ये भी बताया जाता है कि सबसे कठिन जो लड़ाई होती है वो पहाड़ों में होती है जी। तो और अगर हम पहाड़ों की बात करें, क्योंकि पीओजेके पूरा पहाड़ों में है, ये जो लड़ाई पूरी पहाड़ों में होगी, इस पहाड़ों की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ साथ हमें चीन के साथ भी लड़ना पड़ेगा। जनरल MM नरावने, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष हैं और 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था 7 अगस्त 2023 पिछले साल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर 2 फ्रंट वॉर होगी भारत के लिए, पाकिस्तान चीन के साथ, तो वो बहुत दिक्कत पैदा करेगी भारत के लिए। यानी कि अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष ये लेख लिख रहे हैं जो भी 1.5 साल पहले रिटायर हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना गंभीर है और इतना आसान नहीं जैसे बनाया जा रहा है कि हम इसको चुटकी भर में ले लेंगे या कुछ दिनों कुछ हफ्तों में ले लेंगे। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की भी जो मिलिट्री थिंकिंग में काफी चेंज आया है। भारत ने 2009 में एक सैनिक डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि भारतीय सेना जहां जहां पे भी छावनियों में है, क्योंकि हमारी कई छावनियां बॉर्डर के पास में है, तो हम जहां पे हमारे यूनिट्स पीस टाइम पे छावनियों में है, वहां पे हम अचानक पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं और 72 घंटे के अंदर जब से डिसीजन लिया जाएगा, हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए 3 अहम चीजें उसने की। सबसे पहली, पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। अब तक जो न्यूक्लियर वेपन थे वो बड़े थे, जो 125-150 किलो टन के थे, जैसे बड़े बड़े बम इस्तेमाल हुए हिरोशिमा नागासाकी में। लेकिन पाकिस्तान ने हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को नलीफाई करने के लिए उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए, जो कि छोटे न्यूक्लियर वेपन है 3 से 5 किलो टन के, जो जब गिराए जाएंगे उनका जो इफेक्ट होगा वो उनकी तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने अपने सैनिक अभ्यास किए कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो इसके सैनिक डिप्लॉयड है, अगर भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत हम पे हमला करता है, तो उनकी ट्रेनिंग है कि 72 घंटे के अंदर अफगानिस्तान बॉर्डर पे तैनात जितनी पाकिस्तानी सेना के सैनिक है, सारों को भारत के बॉर्डर की तरफ मूव किया जा सकता है। तीसरा, पाकिस्तान ने क्या किया, हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को, जो कि बॉर्डर से थोड़ा दूर थी, उन सबको बॉर्डर के पास मूव कर दिया हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को नलीफाई करने के लिए। तो अगर हम सोचें कि हम अचानक एक दिन डिसीजन लेंगे और पाकिस्तान में हमला बोल देंगे और पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, पाकिस्तान भी पूरी तरह से तैयार है अगर हम हमला करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान चीन अब एक हो चुके हैं, यानी कि हम अगर पीओजेके के लिए हमला करते हैं तो हमें तैयार होना चाहिए कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, ये जंग पाकिस्तान चीन के साथ कंबाइंड होगी, और जिसकी हमें जो कौशन है वो ऑलरेडी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरावने अपने लेख में लिख चुके हैं।
एग्जैक्टली। आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कई चुनावी भाषणों में ये भी कहा जाता है कि पीओके में रहने वाले लोग भी भारत में मिलना चाहते हैं, आखिर इसकी क्या सच्चाई है? इसकी मैं हकीकत बताना चाहूंगा। देखिए 1947 से जब से पाकिस्तान ने पीओजेके पे कब्जा किया, तब से उसने वहां के जितने लोकल लोग थे सबको निकाल दिया या मार दिया या जेल में डाल दिया। अब वहां पे जितने लोग हैं वो वहां के लोग हैं जो पंजाब प्रांत के हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं, वहां से उनको मूव किया गया है पीओजेके में सेटल्ड होने के लिए। तो ये जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने बेटर फैसिलिटीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत में विलय होने के लिए वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोग उसको गलत समझ रहे हैं। तो अब इसके साथ एक और पॉइंट आता है कि जब तक लोगों की इच्छा नहीं होगी यहाँ मिलने की, तब तक कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन सफल नहीं होगा। आज अगर हमने बांग्लादेश में 2 हफ्ते के अंदर विजय पाली 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश की जितनी जनता थी सारी भारत के साथ थी। तो विल ऑफ द पीपल या लोगों की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन वैसे भी सफल नहीं होगा। ओके, यानी कि राजनाथ सिंह जी का ये बयान कि वहाँ की जनता हमारे साथ मिलना चाहती है, इस पर भी सवाल है। जी बिल्कुल। आप देखिए एक छोटा सा गाजा पट्टी है और अब तक 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इजराइल जिसकी सेना बहुत एक आधुनिक सेना मानी जाती है दुनिया में, अब तक वो छोटे से गाजा पट्टी पे वो पूरा कब्जा नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज वहाँ की जनता नहीं मिलना चाहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सादगी से इस कठिन मुद्दे को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.